अगर बेटर होता तो 5 साल की सरकार थी और 5 साल की सरकार में ऑपरेशन थिएटर में एक आंख के ऑपरेशन का सामान नहीं है, ये बेटर है। लेकिन योगी मोदी जी ने इस बार चुनाव से पहले काफ़ी शिलान्यास किए हैं अस्पतालों के, यूनिवर्सिटीज़ के। इस बार तो बेहतर सुविधा होंगी, आपको लगता है? नहीं होंगी, ये लिख लो, क्योंकि जनता को सुविधाएं नहीं देनी इन्हें। इस देश को जब तक धर्म की अफीम के अंदर चटा के रखोगे, जो धर्म की अफीम है, जब तक हम उसके नशे में रहेंगे, इस देश में कुछ नहीं हो सकता। आप देख रहे हो, हमें धर्म की अफीम के अंदर लड़ाया जाता है। वो कोई सी भी मैं एक राजनीतिक पार्टी को नहीं कहता, सबको कहता हूँ, हमें लड़ाएंगे हिंदू मुस्लिम, जातिवाद में, धर्मवाद में, हमें जो है लड़ाते रहेंगे और अपना काम ये सिद्ध कर जाएंगे। अभी 300 कुछ जो है इन्होंने IAS बनाए हैं। बताइए, उसमें SC ST OBC माइनॉरिटी का कोई एक हो तो मुझे बता दो, क्यों बनाए भाई? अगर ऐसे ही बनेंगे तो फिर वो क्या काम करेंगे? वो सब RSS के लोग हैं, उन्हीं से जुड़े हुए लोग हैं। अब RSS की जो एक अपनी थ्योरी है कि मुझे इस देश पे राज करना है। मैं तो 29 तारीख को ऑपरेशन हुआ, 30 को पट्टी खुली और 30 की शाम को ही वहाँ से लोकल मैं ट्रेन के लोकल डिब्बे में बैठ करके अपने घर तक आया अकेला ही। देखिए, मैं गाजियाबाद के हॉस्पिटल में गया, जिला संयुक्त चिकित्सालय है सेक्टर 23 में, राजनगर। मैं वहाँ गया, मैंने 21 तारीख को पर्चा बनवाया और मैं डॉक्टर के रूम में गया तो दोनों रूम में ताला लगा हुआ था। फिर मैं 22 तारीख को गया, अगले दिन, तो फिर भी एक डॉक्टरनी बैठी थी, महिला डॉक्टर थी वो आँखों की, और 8 से 10 तक वो बैठी और 10 बजे वो उठ के चुपचाप चली गई। हमें पता चला, एक ने बताया कि ऑपरेशन पे गई है। मैंने कहा भाई ऑपरेशन उसको अभी नहीं करना था, क्योंकि 8 से 2 या 1 तक OPD रहती है, उसके बाद ऑपरेशन होगा। बोला जी वो डॉक्टर है, उसकी मर्जी है। फिर कंपाउंडर उसमें ताला मार के चला गया। फिर हमने जो है CMO को फ़ोन किया, मैंने, CMO ने फ़ोन नहीं उठाया। फिर मैंने गाजियाबाद DM के यहाँ फ़ोन किया, DM साहब के यहाँ से फ़ोन जो इसका वो है इंचार्ज है उसके पास आया। वो आया, एक आदमी को लेकर तुरंत उसने ताला खुलवाया, जो ऑपरेशन में हेल्पर होता है वो आया। उससे कहा तुम जी सबकी दवाइयाँ लिख दो, किसी को कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं मिल लूँगा। ये क्या तरीका है? फिर उसने मुझे सही समझाया कि देखिए, एक डॉक्टर है, मैटरनिटी छुट्टी पे है और इसके फादर का कैंसर है, ये 2 घंटे के लिए बुलाई गई थी तो ये भी छुट्टी मांग रही थी। और जो लड़का था वो ऑपरेशन थिएटर में रहता, वो ये कह रहा था कि साहब अगर डॉक्टर भी बैठ जाए तो ऑपरेशन नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेशन थिएटर में सामान नहीं है। लेकिन गाजियाबाद एक पुराना शहर है, लाखों की आबादी है, लाखों यहाँ लोग रहते हैं। ये अगर यहाँ सुविधा नहीं होंगी गरीबों के लिए, आम आदमी के लिए, तो फिर वो कहाँ जाएंगे? देखिए, यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। आज तक क्या हो रहा है कि हम लोगों को मूलभूत सुविधाएं, जो 75 साल के लगभग हम आज आज़ादी को हो गया, ये पैगाम है भारत के हर कंटेंट क्रिएटर के नाम। जय भीम जय भीम, बड़ा सीधा हंसी, जय भीम जय भीम। जय भीम ऐप अवेलेबल ऑन द प्ले स्टोर एंड एप्पल ऐप स्टोर नाउ। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं गाजियाबाद में। गाजियाबाद में हम जिस मकान में हैं, ये हरेंद्र ताऊ जी का मकान है। ये वही हरेंद्र ताऊ जी हैं जो पिछले साल किसान आंदोलन में एक सनसनी बने हुए थे पूरे सोशल मीडिया में। आज हम उनके घर पे पहुंचे हैं। हरेंद्र जी नमस्ते। नमस्ते भैया, आपका भी और आपके दर्शकों को ताऊ का राम राम। हरेंद्र जी, चश्मा लगे हुए हैं आपकी आँखों पे आज। भैया, एक आँख की रोशनी डाउन हो गई थी तो ये आँख बनवाई है लखनऊ में। अच्छा। तो अभी डॉक्टर की गाइडलाइन है, तो आज पहली बार आप आए हो, तो मैं तो आपको भी से भी बात नहीं करना चाह रहा था डॉक्टर की गाइडलाइन के, लेकिन आपने कहा तो इसलिए मैं थोड़ी बहुत देर आपसे बात कर रहा हूँ। ये जो आपकी आंखों की रोशनी थोड़ी सी गई है या कम हो गई है, ये कब से आपको दिक्कत हो रही थी? ये जब मेरा किसान आंदोलन शुरू हुआ था उससे पहले से थोड़ी दिक्कत थी, तो फिर ये किसान आंदोलन आ गया तो मैं उसमें आ गया था।
और उस समय इसलिए नहीं बनवाई थी कि अगर आँख बनवाई तो करीब 1 महीना आंदोलन से दूर रहना पड़ेगा। फिर आंदोलन ख़त्म हुआ तो चुनाव आ गए थे, और फिर चुनाव ख़त्म होने के बाद फिर ये अब 29 तारीख को मैंने आँख बनवाई थी। 29 मतलब मार्च को। ये कहाँ बनवाई आपने आँखें? ये लखनऊ में सिविल हॉस्पिटल है, उसमें बनवाई है। लखनऊ वो किसी नेता के नाम पे है वो शायद, लखनऊ में वहीं हज़रतगंज चौराहे पे। अभी कुछ आराम है? नहीं, ये तो बहुत अच्छा है। और सबसे पहले तो मैं उस डॉक्टर का धन्यवाद करूँगा कि जिस डॉक्टर ने मेरी आँख बनाई, वो कह रहा था कि ताऊ जी कभी कोई कम्प्लीमेंट हो सकता है। मैंने कहा था मुझे इससे कोई वास्ता नहीं, मैंने अपने आप को आपके हवाले कर दिया, अब ऑपरेशन करना आपका काम है। तो उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से की और वहाँ के स्टाफ ने भी मुझे बहुत कोऑपरेट किया। तो जो आप बेड रेस्ट कब तक बताया गया है आपको? ये मैं अभी 15-16-17 तारीख में जाऊँगा लखनऊ, दोबारा एक बार और चेक कराऊँगा। और 15 दिन तक उन्होंने इस आँख में ना पानी लगेगा और दवाइयाँ डालते रहना, बस यही है। थोड़ा धूप में धूप में ना निकलें, कम निकलें तब तक, और चश्मा लगा के रखें। तो ये है। वैसे आँख से रोशनी बिल्कुल बढ़िया है, और इस आँख से आज मुझे जब भी मैं देखता हूँ तो कभी थोड़ा बहुत तो ऐसा लगता है जैसे मेरा पूरा संसार ही नया हो गया हो, सबको वाइट कर दिया हो, कली कर दी हो। काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है। तो जैसे बेड रेस्ट कर रहे हैं तो कुछ मदद करते हैं लोग बाग घर में, परिवार में? नहीं, क्या मदद करनी है, बेड रेस्ट क्या है इसमें, तो आम है घर में। नहीं, कपड़े उपड़े तैयार करना, बिस्तर वगैरह ये सब? अरे यार, ये इसमें ऐसी चीज़ नहीं है, क्योंकि मैं एक कोई बड़े परिवार का नहीं हूँ, मैं तो एक आम सिंपल व्यक्ति हूँ। 75 साल में हम लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए लड़ रहे हैं, और ये देश की सबसे बड़ी कमी है कि हम शिक्षित नहीं हैं। शिक्षा पे जोर नहीं दिया जाता, क्योंकि ये चाहते हैं ये सब चीज़ देंगे आपको फ्री, सब चीज़ देंगे आपको, शिक्षा नहीं दे सकते फ्री। हरेंद्र जी, आप जो है अपनी आँख बनवाने के लिए लखनऊ गए, यहाँ जो बहुत सारे निजी अस्पताल हैं, प्राइवेट अस्पताल हैं, उनमें बहुत अच्छी सुविधाएं हैं, एक बार वहाँ ट्राई कर लेते? भैया उसमें मैं कर लेता, जाते ही बना देंगे, किसी भी हॉस्पिटल में चले जाओ, पर वो 30, 35, 40 हज़ार कितने मांगते हैं, वो कहाँ से आएंगे? ये भी तो हम लोगों को देखना, हमारी जेब। लेकिन लोग कहते हैं कि बढ़िया इलाज होता है वहाँ पे, अच्छा इलाज होता है, जल्दी होता है। देखिए, जल्दी तो होगा, पैसा है, पैसा फेंको तमाशा देखो। प्राइवेटाइजेशन जो होता है वो इसी लिए तो होता है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल हैं या प्राइवेट स्कूल हैं, उसमें आप जितना ज़्यादा पैसा फेंकोगे उतनी आपको सुविधाएं मिल जाएंगी। तो हर आदमी के पास वो पैसा थोड़ा ही है, आदमी के पास रोज़गार नहीं है, काम नहीं है, महंगाई की इतनी बड़ी मार चल रही है देश के अंदर, कोई सुनने वाला है नहीं है, तो कहाँ से इतना पैसा आए? ये सरकारें बहुत बड़ा एक गेम कर रही हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों को चलाने के लिए, कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनको सबको पैनल पे हैं, और वो पैनल का ऐसा बड़ा गेम कर रखा कि वो सारे पैनल प्राइवेट हॉस्पिटलों को दे रखे। अरे आप प्राइवेट हॉस्पिटलों को पैनल क्यों दे रहे हैं? वो जो पैनल का पैसा है वो अगर आप सरकारी हॉस्पिटल में लगाएं और सरकारी हॉस्पिटल की सुविधाएं आप सुधारें तो देश को बहुत अच्छा इलाज मिल सकता है। आपने काफ़ी तकल्लुफ़ किया है, लखनऊ तो गए हैं अपना इलाज कराने के लिए, क्या आम आदमी लखनऊ पहुंच पाएगा? नहीं पहुंच पाएगा, वो परेशान रहता है। मुझे एक मेरठ से है कोई जानने वाले हैं, जैसे फ़ोन पर जुड़ जाते हैं, उन्होंने बताया है वो 2 महीने से मेरठ ट्राई कर रहे हैं आँख बनवाने अपने पति के आँख बनवाने के लिए, और अभी तक उसकी आँख नहीं बनी। तो मैंने उनको कहा है कि अगर आप जा सकते हैं तो भाई लखनऊ चले जाओ, कहीं वहाँ रुकने की है, कोई धर्मशाला है, मुसाफिर खाने हैं, बहुत खुले हुए हैं, भाई उनमें रुक जाना 2-4 दिन और ऑपरेशन करा लो, क्योंकि आगे गर्मी बढ़ती जा रही है, फिर ऑपरेशन नहीं होगा गर्मी में, होगा तो आँखें ख़राब होने का खतरा रहेगा, सर्दी में करवा सकते, सर्दी में जाना पड़ेगा फिर। तो ये जो है, क्यों मुझे इस जगह से दूसरी जगह भटकना पड़ रहा है, ये सरकार की कमियां हैं। कोई भी हो, मैं किसी एक पर्टिकुलर सरकार का नाम नहीं लेता, 75 साल की जितनी सरकारें हैं सबको एक दौरे से नापता हूँ मैं। अच्छा, जो योगी सरकार काम कर रही है उत्तर प्रदेश में, वो तो बेटर हो गया है ना अब तो पिछली बार की तुलना से? देखिए, फिर वही बात आएगी कि मैं किसी के खिलाफ बोल रहा हूँ। हरेंद्र जी, आपने आँखें बनवाई हैं लखनऊ में जाकर के, राजधानी में जाकर के, कुछ स्टूडेंट ये भी कहते हैं कि यहाँ सुविधाएं नहीं हैं,
वो डॉक्टरी की पढ़ाई करने के लिए। इस बार हज़ारों स्टूडेंट जो यूक्रेन में थे वो वहाँ से आ गए हैं। क्या लग रहा है यहाँ पर उनको कुछ मौका मिलेगा? जो स्टूडेंट वहाँ से लौट कर आ गए हैं, जो वहाँ पे डिग्री लेने गए थे मेडिकल की। एक कहावत है, धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। अब ये बच्चे जो वहाँ गए थे, ये धोबी के कुत्ता बन गए हैं। वो ना तो यहाँ के लिए रहे ना वहाँ के लिए रहे, तो उनका तो भविष्य बर्बादी की तरफ है। वो यहाँ, अगर यहाँ सुविधाएं होती, उनकी जेब में इतना पैसा होता, तो वो यही नहीं करते। क्यों जाते वो विदेश? विदेश आप तब जाओगे जब आपको यहाँ सुविधाएं नहीं मिलेंगी। लेकिन एक आम आदमी, एक गरीब आदमी का बालक कैसे पढ़ाई कर पाएगा? आई सर्जन कैसे बन पाएगा? डॉक्टर कैसे बन पाएगा? क्या लग रहा है आपको? नहीं बना। क्यों बनेगा? आज MBBS करने के लिए करोड़ों रुपए खर्च होते हैं भारत के अंदर। और जहाँ ये लड़ाई हो रही है यूक्रेन में, वहाँ 5-6 लाख में या 10-15 लाख में बता रहे हैं, कम से कम हैं, इतने में वहाँ से MBBS हो जाती है। वो एक छोटा सा देश, वो शिक्षा में इतनी प्रगति कर गया, और हम। लेकिन अब तो दुर्गति हो गई, युद्ध चल रहा है वहाँ पे। नहीं, देखिए वो अलग चीज़ है, वो तो 2 देशों की लड़ाई है, मैं उसमें नहीं कह रहा। मैं तो एक वैसे बता रहा हूँ, वो इतना डेवलप क्यों कर रहा है, हम क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि देखिए, सबसे बड़ी जो हमारे देश की एक त्रासदी है, वो ये है कि हमारे देश के जितने राजनेता हैं वो सिर्फ अपने लिए जीते हैं, और जिन विदेशों की हम दुहाई देते हैं, वहाँ के राजनेता देश के लिए जीते हैं। देखिए, कूलर वगैरह तो है, मैंने अभी चालू नहीं किए, क्योंकि मैं ज़्यादा आराम तलबी व्यक्ति नहीं हूँ। तो अभी पंखे से काम चल रहा है। जिस दिन पंखे से ज़्यादा होगा तो कूलर ये रखे बाहर उठा के रख लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। बस उन्होंने एक चीज़ कहा है कि आँख में पसीना ना आए और 15 दिन तक पानी ना लगे। लेकिन आपकी जो मकान की छत है, ये खपरेल डली हुई है, इसमें तो आग निकलती है आर पार। देखिए, हम लोग तो पैदा ही ऐसी इसमें हैं। किसान लोग खेती बाड़ी वाले हैं, दोपहरी में रहते हैं। अब आज देश का हर किसान इस तपती धूप में खेत के अंदर होगा, आ जाइए, क्योंकि आज उसकी फसल कटी है, तो खेत के अंदर होगा। इसे काटेगा, दूसरी का पड़ेवा करेगा, कोई ईख बोएगा, कोई न्यार बोएगा, कोई कुछ फसल बोएगा, अब सब बो नहीं। तो किसान को तो ना गर्मी सर्दी बरसात से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। फ़र्क उन लोगों को पड़ेगा जो हमेशा AC में रहते हैं, घर AC, गाड़ी AC, दफ्तर AC, उसको निकाल दो आज बाहर, वो तिल मिला जाएगा।